दी है, रिज्यूम करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि आपका जो मॉसफेट है और डायोड है वो कैसे काम करता है, और हमने बूस्ट और बक एक्शन भी देख लिया था। और एक और बात वो ये कि अगर हमारा ड्यूटी साइकिल 50% हो, जैसा कि हमने लास्ट टाइम ग्राफ में देखा था कि एट 50% ड्यूटी साइकिल योर इनपुट एंड आउटपुट बिकम सेम, ऐसे ही था ना। तो जब इनपुट आउटपुट सेम होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका यानी जितना टाइम वन पोजीशन पे रहेगा उतने ही टाइम के लिए स्विच पोजीशन टू पे रहेगा, विच मीन्स के जो एनर्जी इसने एक्वायर की है कैपेसिटर ने ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी इधर चली जाएगी। एनर्जी तो खैर सेम ही रहती है इनपुट और आउटपुट में, यानी वोल्टेज जो है वो उसकी सेम रहेगी, जितनी वोल्टेज इसने बिल्ड की उतनी वोल्टेज इसने डंप कर दी। तो इनपुट और आउटपुट का डायरेक्ट एक तरह से रिलेशन हो जाता है। इनडायरेक्टली डायरेक्ट रिलेशन उस तरह नहीं कि वायर कनेक्टेड होगी, मतलब है कि जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट पे अपीयर होना शुरू हो जाती है एट 50% ड्यूटी साइकिल, बट विद एन इन्वर्टेड साइन। यहाँ नीचे ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। ये 50%, जैसे ही हम 50% से नीचे जाते हैं ड्यूटी साइकिल वाइज, तो इसका मतलब ये है कि हम टू पे ज़्यादा, स्विच पोजीशन टू पे ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, स्विच पोजीशन वन पे कम टाइम गुजार रहे हैं। तो जैसे ही हम इस सिचुएशन में आते हैं तो हमारी बक एक्शन होना शुरू हो जाता है। और जब हम 50% ड्यूटी साइकिल से ज़्यादा जाते हैं, बेटा माइक म्यूट कर लें अपना, इसका भी माइक अनम्यूट है। तो जब हम ड्यूटी साइकिल 50% से ज़्यादा जाते हैं तो हम स्विच पोजीशन वन पे ज़्यादा ठहरते हैं, स्विच पोजीशन टू पे रिलेटिवली कम ठहरते हैं, तो हमारा बूस्टिंग रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। नाउ हम चार इक्वेशंस बनाएंगे, दो इंडक्टर के वोल्टेज की, दो कैपेसिटर के करंट की। ये हो गए चार इक्वेशंस फॉर वन इंडक्टर वन कैपेसिटर। फिर हम एक और इक्वेशंस बनाएंगे चार, जो हमारे इंडक्टर L2 के वोल्टेज की होगी दो, और दो हमारी इंडक्टर कैपेसिटर के जो है वो करंट की होंगी, कैपेसिटर C2 के। दो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडक्टर L1 के लिए स्विच पोजीशन 1 एंड 2 की अलग अलग होंगी, इसकी स्विच पोजीशन 1 2 की अलग वोल्टेज होगी, इसकी स्विच पोजीशन 1 और 2 की अलग होगी 1 एंड 2 की, और इसकी स्विच पोजीशन 1 एंड 2 की अलग होगी, इसकी स्विच पोजीशन 1 एंड 2 की अलग होगी। तो हमारे पास कुल देखा जाए तो 8 इक्वेशन हमारे पास तैयार होंगी इन सब डिवाइसेस की। तो हम पहले फर्स्ट फोर सेट ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं एट स्विच पोजीशन 1। स्विच पोजीशन 1 पे क्या होगा उसकी डायग्राम उसने ये बता दी। अब स्विच पोजीशन 1 पे ज़रा देखते जाए, वी जी इज इक्वल टू वी एल। ठीक हो गया स्विच पोजीशन, दिस इज द डायग्राम, सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ स्विच पोजीशन 1। कि जब हम स्विच पोजीशन 1 पे होंगे तो हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा, जब शॉर्ट होगा तो इंडक्टर और सोर्स इस तरह हो जाएगी, और कैपेसिटर और ये आउटपुट उनका रिलेशन ऐसे कायम हो जाएगा इस तरह से, और ये डंडी बीच में से निकल जाएगी। तो ये आपको उसने यहाँ शो कर दिया है, ठीक है जी। तो वी जी इज इक्वल टू वी एल। मैं इक्वेशन ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें नीचे इसको समझने में आसान हो। स्नैप ले लेते हैं और नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जी, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई फॉर द स्विच पोजीशन 1, और उन इक्वेशंस को अगर आप नोट करें तो वी एल वन इज इक्वल टू वी जी, हो गया जी। वी एल टू, ये है स्विच पोजीशन 1 के लिए सारी बातें। वी एल टू, इसने स्विच पोजीशन 1 को बुनियाद बनाया है, और तमाम वोल्टेजेस एंड करंट्स को, इंडक्टर की वोल्टेजेस याद रखिएगा हम देखते हैं, और कैपेसिटर के करंट्स की इक्वेशन को हम देखते हैं। स्विच पोजीशन 1 पे इंडक्टर L2 की वोल्टेज क्या है, इस पे ज़रा तवज्जो डालते हैं, ये हमने कर लिया। अब इसकी बारी आई हुई है, इसको देख रहे हैं हम ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब इसमें देखें कि L2 में आपकी ये देखें, ये पोलैरिटी इसके साथ जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि V1 प्लस VL2, ऐसे ही हो गया ना। जब मैंने आपको चीज़ समझाई हुई है कि जी जब माइनस और प्लस आपस में मिले तो ऐड होते हैं। फिर अगर आप इसको देखें तो ये इसका माइनस अगेन इसके प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको फिर हम ऐड कर देंगे। इसका नाम होगा V2। V2 is the voltage appearing across this, which is being added with the inductor voltage this, and this is also added with this। तो तीनों वोल्टेज सोर्सेज ऐड हो रही हैं, और इसका नेगेटिव अगेन इसके प्लस के साथ ज्वाइंट है, तो ये ऐड हो रही हैं आपस में।
तो लूप के अंदर हमारा वो क्या कहता है, केवीएल। लूप के अंदर वोल्टेज क्या होती है, सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ लूप इज 0। जीरो। 0 हो गया। अब हम इसको करते हैं, VL2 को एक तरफ निकाल लेते हैं, V1 को और V2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी -V1 -V2। ठीक हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी तैयार हो गई। इंडक्टर L1 की हो गई, इंडक्टर L2 की हो गई। पहले ये इक्वेशन नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास दूसरा इंडक्टर होता ही नहीं था। तो इस केस में क्योंकि हमारा दूसरा इंडक्टर है तो उसकी भी वोल्टेज हम निकालेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स दिस इक्वेशन। IC1 की क्या सिचुएशन है, IC1 इज इक्वल टू I2। IC1 जो हमने एरो बनाया हुआ है उसको देखेंगे। दिस एरो इज अपोजिट, इज कॉन्ट्रडिक्टिंग टूवर्ड्स द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। वैसे देखा जाए तो IC1 को हमने यूं बनाया क्यों, हमारा दिमाग तो खराब नहीं था ना, हम पहले यूं यूं बना लेते, प्लस से निकालते भाई, हमने क्यों बनाया ऐसा। तो अगर हम ऊपर जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि जब हम स्विच पोजीशन 1 में होते हैं ना, जब हम, तो करंट उस वक्त यूं जा रहा होता है प्लस से माइनस की तरफ, यानी करंट यूं यहाँ से यूं होके इधर जा रहा था, क्योंकि स्विच की पोजीशन यहाँ पे असल में यूं नजर आएगा ना आपको। देखें यहाँ पे जब हमने लगाया तो हमारा आई इस तरह से जा रहा होता है, IC, ये हमारा IC होता है, नेगेटिव से निकल रहा होता है, एक तरह से नजर यूं आता है IC1। अगर आप गौर करें तो ये नेगेटिव से करंट यूं लगता है जैसे निकल रहा है। उसकी रीजन कि हमारा जो कैपेसिटर है उसको कोई चार्ज हो रहा होता है स्विच पोजीशन 2 के ऊपर। तो हम जब स्विच पोजीशन 1 पे आते हैं तो हम एरो की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, ठीक है। हालांकि एरो की डायरेक्शन चेंज होती है और प्लस से करंट निकलता है और रेस्ट ऑफ द सर्किट को पावर करता है व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1। तो इसलिए जो हमने पहले से एक एरो बना दिया IC1 का कि नेगेटिव से निकल रहा है, तो वो उस वक्त का एरो था, सॉरी IC1 उस वक्त का एरो था जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो हमने वही एरो की डायरेक्शन रिटेन रखी, इसलिए हमने हमारा एरो इस वक्त उल्टा हमें नजर आ रहा है। तो ये हमने कर लिया था, इसकी बात हो रही थी। तो इसलिए IC1 जो है उसका एरो ऊपर को है एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। इससे यूं फील होता है जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, somebody is charging this capacitor, but in reality we know that this capacitor is not charging, rather it is being discharged into the load। और इसकी डायरेक्शन यूं है करंट की, इस जानिब को है, और इसके अपोजिट होना चाहिए सारे करंट। लेकिन चूंकि जो हमने एरोज बना रखे हैं उस हिसाब से दिस एरो एंड दिस एरो दे आर जस्टिफाइड। तो इस वजह से आपकी जस्टिफिकेशन की वजह से आपका आपका IC1 एंड I2 आर इक्वल। ठीक है, यहाँ से बात समझ आ गई कि IC और I2 जो हमने पेज पे ड्रॉ किया है उस वजह से दोनों सेम है। सो ये भी हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बीच में मुझे आप इंटरप्ट कर सकते हैं। IC1 and IC1 is equal to I2। From this diagram it is clear and evident। Now IC2 की क्या सिचुएशन है, IC2 में अगर आए तो IC2 is equal to I2 यहाँ से आ रहा और दो हिस्सों में जा रहा, IC2 में और V over R में, V2 over R में। तो यूजिंग KCL सिंपली IC2 is equal to I2 जो यहाँ से आ रहा है माइनस V2 over R। तो हमारा ये IC2 आ गया। हमारी ये चार इक्वेशंस मुकम्मल हो गई। ये चारों इक्वेशंस आपको समझ आ गई? समझ आ गई कैसे बनी है स्विच पोजीशन 1 के लिए? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब हम स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। देखें स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाई जा सकती है। ये किस चीज का करंट है बेसिकली? I2 इंडक्टर टू। इंडक्टर का करंट है ना बेसिकली, और इंडक्टर अपना करंट रैपिडली चेंज नहीं करता, ऐसे ही हमने कहा था ना। तो इसलिए हम इसको I2 कैपिटल कर देंगे क्योंकि वी नो दैट देयर इज अ स्मॉल रिपल। I2 बेसिकली क्या है, I2 इज, अगर सही तरह से लिखा जाए तो I2T है बेसिकली, विच इज इक्वल टू कैपिटल I विच इज द एवरेज वैल्यू प्लस डेल्टा IL, या डेल्टा IL नहीं लिखता तो ILT रिपल, ये है।
Using small ripple approximation, we ignore this and we say that I2 is equal to, इसने L नहीं डाला, इसको हम करना चाहिए था IL2, तो बहुत लंबा हो जाता सब्स्क्रिप्ट, उसने सीधा सीधा I2 कहा है कि जी इंडक्टर L2 है तो इसका करंट I2, ये I1 है तो इसका करंट L1, L1 का I1 और L2 का I2. So we can say that I2 is approximately equal to I if we apply small ripple approximation on current. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि स्मॉल I2 को कैपिटल I2 से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर भी वही करेंगे. अच्छा, V2 एंड V1 किस चीज़ की वोल्टेजेस हैं, ज़रा ये देखें. V1 किस चीज़ की वोल्टेज है, V2 किस चीज़ की वोल्टेज है. कैपेसिटर्स की. हाँ जी, तो कैपेसिटर्स की जो वोल्टेजेस हैं दे डू नॉट चेंज रैपिडली. तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है वही होगा प्लस स्मॉल रिपल होगा जो उसके अंदर मौजूद होगा. तो हम कहेंगे कि वी यूज स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन एंड वी नो दैट कैपेसिटर डोंट चेंज देयर वोल्टेजेस वेरी रैपिडली. तो जो चेंज होगा वो रिपल की वजह से होगा और वो बहुत स्मॉल होगा. सो वी कैन रिप्लेस इट विद दिस. सिमिलरली यहाँ पे हम इसको स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे. ऑलमोस्ट ऑल द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड बिकम्स कैपिटल. ये स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन होगी. पहले हमने क्या किया, स्विच पोजीशन 1 पे करंट्स एंड वोल्टेजेस की, इंडक्टर की वोल्टेजेस की, कैपेसिटर के करंट्स की इक्वेशन बनाई, उनको फिर हमने स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन लगाया. वी एंड अप विद दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज एट स्विच पोजीशन 1. डन हो गया. नाउ वी विल मूव एट स्विच पोजीशन 2. पोजीशन 2 की मैं इक्वेशंस कॉपी कर लेता हूँ और सर्किट के साथ रख लेता हूँ. अब इन इक्वेशंस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्विच पोजीशन 2. स्विच पोजीशन 2 के ऊपर दिस इज नाउ डन. स्विच पोजीशन 2 पे क्या हो रहा है, उसमें ये सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है. अब इसमें देखें VL1 क्या चीज़ है. VL1 इज इक्वल टू, ये प्लस इसके प्लस के साथ है, इट मीन्स दे आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच अदर. तो ये और ये इसके साथ प्लस और माइनस का ताल्लुक है, तो इसका मतलब है कि दे आर बीइंग एडेड. तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि VG इज इक्वल टू VL1 प्लस V1. ठीक है, इस लूप के अंदर VG जो इक्वल है वो किस चीज़ के इक्वल है, या दूसरे मानों में हम लूप KVL अप्लाई करें तो ये VG माइनस VL1 हो जाएगा और माइनस V1 हो जाएगा. बिकॉज बोथ, या दूसरे तरीके से लिखना चाहें VG माइनस VL1, जिस तरह मैंने समझाया आपको, दोनों ऐड हो रहे हैं और ये दोनों ऐड हो के तो सोर्स से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज देयर पोलैरिटीज आर, इसका माइनस इसके माइनस के साथ है, इसका प्लस इसके प्लस के साथ है. तो इसका मतलब है कि ये और इनका प्लस और इनका माइनस आपस में इस तरह से है, तो सो दे आर बीइंग एडेड. VL और V1 ऐड हो रहे हैं आपस में, बट इनका जो मजमुआ है एडिशन का वो बेसिकली इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. एंड बाय KVL वी नो कि इनकी जो सारा जमा तफरीक है वो इक्वल टू 0 होगी. तो इसको अब सॉल्व कर लें तो VL1 माइनस प्लस V1 को उस तरफ ले जाएं और V1 को इधर खींच के ले आए तो ये इक्वेशन बन जाएगी. सो वी हैव इक्वेशन 1. इट्स डन. समझ आ गई इसकी? नहीं आई तो बताएं, अगर आ गई है तो हम आगे चलते हैं. सर आ गया. ठीक हो गया. सिंपल KVL है, नथिंग एल्स. इसमें से यहाँ पर सिंपल KVL है. आगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जब हम ग्राफ बनाएंगे इनके. नाउ VL2 क्या है, व्हाट इज VL2? VL2 सिंपल, ये पैरेलल में आ गया ना इंडक्टर, इस तरह से इसको छोड़ दें, इसको गायब कर दें. बेसिकली इंडक्टर इज कनेक्टेड लाइक दिस विद द नेगेटिव साइन एट द टॉप, पॉजिटिव साइन एट द बॉटम. इसका प्लस इसके माइनस के साथ आया हुआ है और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ा हुआ है. तो हम क्या कहेंगे कि VL2 इज इक्वल टू माइनस V2. ठीक हो गया. जो हमने पेज पे जैसे डायग्राम पे बनाई हुई है सिर्फ उनको देखना. एक्चुअली क्या हो रहा है, फ्लिपिंग करते रहेंगे तो फिर हम इस सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए हम देखेंगे कि वोल्टेज VL2 और V2 ये आपस में एंटी कनेक्टेड है, तो इनकी पोलैरिटी या कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो इस वजह से हम इसको VL2 इज इक्वल टू माइनस V2, ये भी डन हो गया. अब हम आएंगे IC1 की. IC1 इज इक्वल टू I1.
सीधा सीधा नजर आ रहा है ये, और ये एक ही डायरेक्शन में है, सो वी हैव रिटन दैट IC2 इज इक्वल टू I2 माइनस V2 ओवर R। IC2 क्या है? IC2 वही रहता है, यहाँ पर भी वही था, देखें यहाँ से आया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, नीचे गया और आगे गया, और इस केस में भी करंट वही आ रहा है, स्विच पोजीशन 2 पे भी वही सिचुएशन है। सो इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर 2 करंट इज सेम इन स्विच पोजीशन 1। वेयर इज व्हाट इज द इक्वेशन एट स्विच पोजीशन 1? किधर गई? ये देखें, ये स्विच पोजीशन 1 की इक्वेशन है और ये स्विच पोजीशन 2 की इक्वेशन, आप देखें दोनों सेम है, बोथ आर सेम। तो कैपेसिटर C2 का करंट चेंज नहीं होता, ठीक है, इन आइदर इन स्विच पोजीशन 1 और इन स्विच पोजीशन 2। यहाँ तक बात समझ आ गई मैथमेटिकली? हमने 4 इक्वेशन निकालनी स्विच पोजीशन 1 की पहले, अभी हमने 4 इक्वेशन निकाली है स्विच पोजीशन 2 की। मुझे ग्रीन सिग्नल सर को एक आधा स्टूडेंट, जी जी सर ये जो आपने सेकंड इक्वेशन बताई है VL2 इज इक्वल टू माइनस V2, ये माइनस कैसे है? माइनस इसलिए आया कि देखें, इस इंडक्टर को मैं फ्लिप करके नीचे बना सकता हूँ ना, इस तरह से बना सकता हूँ, ये तार, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इधर कनेक्टेड है ना, नहीं, बनाने का फर्क है ना। आप इस इंडक्टर को मैं यहाँ से काट के, तो मैं कहूँ कि मैं इसको यहाँ यूं बना देता हूँ, मैं लेट मी डू वन ट्रिक हियर इफ आई कैन मैनेज इट। हाँ जी, ये हो रहा है। इंडक्टर बेसिकली, इंडक्टर का जो कनेक्शन है वो इस तरह से बन जाता है ना, जब व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 2, इंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन जाता है विद द नेगेटिव साइन एट द टॉप, बॉटम प्लस। अब मुझे बताएं, ये VL2 है, अब मुझे बताएं कि ये आपका V2 और VL2, इनकी पोलैरिटीज आपस में किस तरह से हैं? इक्वल है या अपोजिट है? ये ऐड हो जाएगा आपस अच्छा अपोजिट चले, है। ठीक है, वो स्टूडेंट ने जो बताया वो भी ठीक है, दे विल ऐड, क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस के साथ है, सो दे विल ऐड इन अ लूप। ये लूप है ना एक, तो इस लूप में सम ऑफ वोल्टेजेस क्या होंगे? जीरो। तो हम लिख लेते हैं VL2 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ VL2 इज इक्वल टू माइनस V2। तो जो आपने जो लॉजिक बयान की ना, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था पहले, वो उस तरह से सोच रहा था कि भाई ये तो दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, तो बिल्कुल ऐड हो रही है, एक तरह से देखा जाए तो लूप में वोल्टेजेस ऐड हो रही हैं, प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो VL2 शुड ऐड। लेकिन इनका लूप का KVL क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। तो हम सम करके इक्वल टू जीरो पुट करें, तो वो जो डायरेक्ट इंस्पेक्शन से नजर आ रही है, दो चीज़ों में इंस्पेक्शन से हम निकाल सकते हैं बगैर किसी KVL को अप्लाई किए, कि इसकी प्लस और उसकी माइनस आपस में पैरेलल में ज्वाइन है, तो उसका मतलब है एक वोल्टेज दूसरे की अपोजिट है। तो अब समझ आ गई बेटा आपको ये वाली इक्वेशन? में। यस ठीक हो गया। माइक अपना म्यूट कर दे, माइक म्यूट कर ले। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा था, जो मैंने कहा था कि पहले एक बात जरा हो जाए क्लियर, इसके ऊपर हम एक बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस। बेटा माइक म्यूट कर दें, मुझे खुद जाके म्यूट ऑल करना पड़ता है, तो मुझे विंडोज स्वैप करनी पड़ती है। जिस बच्चे का माइक म्यूट नहीं हुआ वो म्यूट कर ले, शोर आ रहा है। तो IC2 इज इक्वल टू I2 माइनस V2 ओवर R, उस केस में भी है स्विच पोजीशन 1 पे, और स्विच पोजीशन 2 पे भी यही सिचुएशन है, IC2 इज इक्वल टू I2 माइनस V2 ओवर R। ठीक हो गया? तो मुझे मैनुअली जाके म्यूट करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट शायद अवेलेबल ही नहीं था जो हमने अनम्यूट करके चला गया। बहरहाल, तो IC2 इज इक्वल टू I2 माइनस V2 ओवर R, और ये दोनों, अच्छा अब इससे इससे इस कह लें कि इन दो इक्वेशन से एक बात जहन में आती है, वो ये कि हमने ये कहा था कि स्विच पोजीशन 1 पे अगर कैपेसिटर का करंट पॉजिटिव हो, तो स्विच पोजीशन 2 पे कैपेसिटर का करंट नेगेटिव होना चाहिए, कोई भी कैपेसिटर हो।
आपका बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, कक कन्वर्टर है, कैपेसिटर चार्ज बैलेंस एंड इंडक्टर वोल्ट बैलेंस हैज टू होल्ड। इफ इट डजंट इट मींस कि वो कन्वर्टर ट्रांजिएंट स्टेज में है, या तो या वो उसका एनालिसिस आपने सही नहीं किया। तो ट्रांजिएंट स्टेट में तो हम है नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर है स्टेडी स्टेट कन्वर्टर एनालिसिस, हम स्टेडी स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि IC2 जो है वो स्विच पोजीशन 1 में अगर उसका करंट मिसाल है नेगेटिव है, सपोज कर लेते हैं, तो सेकंड स्विचिंग पोजीशन पे उसका करंट क्या होना चाहिए, बताइएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर स्विच पोजीशन 1 में एम्पलीट्यूड करंट का ज़्यादा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसकी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए। और सेकंड स्विचिंग इंटरवल में उसका अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो एरिया दोनों का जो स्क्वायर वेव बनेगी उसका एरिया सेम होना चाहिए। यही बात हमने की थी ना कैपेसिटर चार्ज बैलेंस में। लेकिन यहाँ हमें नजर आ रहा है कि इक्वेशंस दोनों सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो एक नेगेटिव साइन रखता है। ये बात जरा थोड़ी मंतक की है, लॉजिक की है, इसको सुनिएगा। अगर ये नेगेटिव करंट इसमें सपोज IC2 का ओवरऑल इनका सम जमा तफरीक होने के बाद कोई नेगेटिव साइन निकलता, तो अगेन वैल्यूज तो वही है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन ही आना चाहिए, which means that the capacitor is losing current either in switch position 1 और in switch position 2। या इसका कन्वर्ट अगर आप कन्वर्स आप देखें, अगर इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स को I2 को और V2 को और R को पुट करते हैं, हमारे पास IC2 पॉजिटिव आता है, तो इस केस में भी वही पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि V2 वही है, I2 भी हमारा वही है और R भी हमारा वही है। तो या तो अगर हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं तो दोनों केसेस में करंट पॉजिटिव होगा, और अगर हम नेगेटिव अज्यूम करते हैं IC2 को तो दोनों केसेस में हमारा करंट नेगेटिव होगा। अब ये बात हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इफ वी अज्यूम द करंट इज पॉजिटिव इन बोथ स्विचिंग कंडीशंस, देन इट मींस एरिया अंडर द कर्व शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ऐसा ही है, हम तो यही कहते हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव होगा एरिया, दूसरी तरफ नेगेटिव साइड पे एरिया होगा, तो ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ तो इक्वेशन बता रही है कि भाई दोनों साइडों में पॉजिटिव है या दोनों साइडों पे नेगेटिव है, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही जैसी है। तो मेरा इश्काल आपको समझ आ गया, जहन में आ गई बात की क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसका अब एक हल है, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि कैपेसिटर चार्ज बैलेंस के बगैर आपका ये नहीं चल सकता। अगर हम एवरेज करंट इसमें अज्यूम करें कि जा रहा है, मुसलसल मुसलसल जा ही जा रहा है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट वोल्टेज आ जाएगी कैपेसिटर पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। तो इस मसले को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है कि वी डिक्लेयर दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। यानी ये ग्राफ IC2 का जीरो ही है, कभी ना पॉजिटिव में जाता है ना नेगेटिव में जाता है। तो तब ही ये एक पॉइंट बनता है, एक वाहिद कंडीशन बनती है कि जब हम अपने कैपेसिटर चार्ज बैलेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम समझ आया था, अब उसका सोल्यूशन जो मैंने बताया वो भी समझ आया? यस सर। अच्छा, अब इसमें फर्दर मूविंग ऑन। नहीं आया समझ? चलें देखें, हमने ये बात की थी कि ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि इसमें या तो अगर इसको हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, इसका IC2 पॉजिटिव है, तो स्विच पोजीशन 2 में, मैं दोबारा वापस जाता हूँ, स्विच पोजीशन इक्वेशन सेम है, बोथ इक्वेशन आर सेम। तो अगर मैं स्विच पोजीशन 1 में करंट कहता हूँ IC2 का नेगेटिव है, तो स्विच पोजीशन 1 में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव होना चाहिए ना, कैपेसिटर चार्ज बैलेंस तभी होल्ड होगा। जिस स्टूडेंट ने बताया नहीं आई समझ वो बताए, ऐसा ही है। यस सर। और तभी तो हम कहेंगे कि इसका नेगेटिव एरिया इसके पॉजिटिव एरिया को कैंसल आउट कर देगा। बट हम इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन सेम है, I2 V2 R, I2 V2 R सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना गलत है कि यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा करंट, अगर ऊपर पॉजिटिव हम एज्यूम करते हैं तो। या चलो आप समझती हैं कि ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होगा फिर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे स्विच पोजीशन 1 में हो या स्विच पोजीशन 2 में हो, दोनों की कंडीशन में कैपेसिटर C2 में करंट या तो मुसलसल डली जा रहा है इसके अंदर, या इसमें से मुसलसल करंट निकल रहा है, इफ वी अज्यूम अ नेगेटिव साइन। ये बात समझ आ गई? यस सर।
अगर कैपेसिटर में, अगली बात कर रहा हूँ, अगर कैपेसिटर में मुसलसल करंट निकलता जाए तो उसका मतलब ये है कि कैपेसिटर इज कॉन्टिन्यूअली लूजिंग चार्ज, और उसकी वोल्टेज नेगेटिव में बिल्ड होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और इन्फिनिटी तक चली जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कैपेसिटर चार्ज बैलेंस इसको इसके अगेंस्ट कहता है। इसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव करंट अज्यूम करता हूँ, जैसा कि हमने सेकंड सिनेरियो में अज्यूम किया कि करंट इज एंटरिंग द कैपेसिटर ऑलवेज, स्विच पोजीशन 1 में भी एंटर हो रहा है और स्विच पोजीशन 2 में जहां पर असूलन करंट निकलना चाहिए उस सिचुएशन में भी करंट एंटर हो रहा है, तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं नजर आ रही जिसमें कैपेसिटर अपना चार्ज लूज करे, सिर्फ ले ही जा रहा है करंट। तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर की वोल्टेज इट विल राइज टू इन्फिनिटी if we allow the DC to DC converter to operate for a very long time, for an infinite duration of time, क्योंकि हमारा अमूमन हम इन्फिनिटी ही अज्यूम करते हैं जब नॉर्मल स्टेडी ट्रांजिएंट अचीव हो जाता है। ट्रांजिएंट के बाद आप जितनी देर मर्जी चलाएं, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलाएं, आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर की वोल्टेज स्टेबल होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं जानी चाहिए। इस केस में कैपेसिटर चार्ज बैलेंस अगेन वायलेट हो रहा है। पहले नेगेटिव साइड पे जा रही थी इन्फिनिटी वोल्टेज, अब पॉजिटिव साइड पे जा रही है अगर आप इसको प्लस एज्यूम करते हैं। अब आपको केस समझ आया कि क्या मसला है इन इक्वेशंस के साथ, इस इक्वेशन के साथ और इस सर। इक्वेशन के साथ। अच्छा, अब इसका हल क्या है, हम क्या कहें। अभी इक्वेशंस तो ठीक है, इक्वेशंस हमने सही निकाली, हमने मैथमेटिक्स में कोई गलती नहीं की, तो अब इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि हम सीधी सीधी स्टेटमेंट दें कि भाई एक ही वाहिद हल है कि ये वैल्यूज इक्वल टू जीरो हो दोनों। तो इस केस में ना करंट कैपेसिटर से जा रहा है ना करंट कैपेसिटर से निकल रहा है, हम कह रहे हैं ये करंट जीरो है। समझ आई बात की। यस सर, आगे सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये फिर एक और सवाल पैदा होता है कि भाई अगर करंट जीरो था तो हमारा दिमाग खराब था, हम इसको लगा रहे हैं, पैसे ज़ाया कर रहे हैं इसके ऊपर। इसमें से जब करंट किसी सूरत में गुजरना ही नहीं है, ना इधर से एंटर होना है ना इधर से ऊपर लीव करना, तो फिर हम इस कैपेसिटर C2 को लगाते क्यों हैं, एक सवाल जहन में आता है। तो उसका जवाब ये है कि कैपेसिटर C2 का काम ये है कि वो सिर्फ रिपल करंट को एब्जॉर्ब करे बस, डीसी कंटेंट इधर जाने दे, सिर्फ रिपल कंटेंट जो है ना करंट के अंदर जो रिपल्स हैं सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करे। और हम चूंकि स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारी इक्वेशंस में वो जो डिफरेंस है वो फील नहीं होता। ये हमारी जो इसके ऊपर जब हम स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे इन इक्वेशंस के ऊपर, तो फिर हम उस रिपल को ही ख़त्म कर रहे हैं। जब वो रिपल है ही नहीं तो फिर हमारा करंट जो कि असल तो इसमें से गुजरना तो रिपल कंटेंट था ना, तो रिपल तो गुजर नहीं रहा क्योंकि हमने उसको अप्रॉक्सीमेट करके जीरो कर दिया। तो इसलिए बोथ इक्वेशंस बिकम सेम because we are using small ripple approximation which do not work on two pole LC filter। आप देखेंगे कि जैसे बक कन्वर्टर में टू पोल LC फिल्टर बनता है ना, इसमें भी वैसे ही बना हुआ है। एक इंडक्टर ऑलवेज कनेक्टेड इन सम वे विद द कैपेसिटर, हमेशा के लिए कनेक्शन इनका पक्का पक्का बना हुआ है इररिस्पेक्टिव टू द स्विचिंग पोजीशन। देखें ये हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं आपस में, दे फॉर्म अ टू पोल एलसी फिल्टर। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बक कन्वर्टर में भी ऐसा मसला है और कक कन्वर्टर में भी यही मसला है। सिर्फ बूस्ट कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर अभी तक हमने पढ़ा है जिसमें स्विच जो है ना इन दोनों को ब्रेक कर देता। देखें इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जुड़े हुए हैं आपस में, और इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जुदा हो गए, इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो आपका प्रॉब्लम समझ आ रही है कि टू पोल एलसी फिल्टर बक कन्वर्टर में बनता है या कक कन्वर्टर में बनता है। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ऑथर ने शुरू में डेल्टा वी नहीं निकाला, रिपल वोल्टेज नहीं निकाली बक कन्वर्टर की, बिकॉज वो टू पोल एलसी फिल्टर बनाता है। और उसका एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम ये टॉपिक जब हम कवर कर लेंगे ना, तो इस टॉपिक के कवर करने के बाद ये है एस्टिमेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज रिपल इन द कन्वर्टर्स कंटेनिंग टू पोल लो पास फिल्टर। तो ये आखिरी टॉपिक है, 1.5 सफ़े का है, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल हमने ये प्रॉब्लम समझ लिया कि प्रॉब्लम होती क्या है, कि हम जब इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं और स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं तो दीज इक्वेशंस बिकम एग्जैक्टली इक्वल, और उनका यही हल है कि उसमें हम उनको जीरो एज्यूम करें। ठीक हो गया। नाउ स्विच पोजीशन 1 पे हम आए थे और उसकी इक्वेशंस हमने बनाई थी और उसका स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन लगाई तो ये बन गया था। ये वी कैपिटल हो गया, ये वी कैपिटल हो गई, आई कैपिटल, ये वी कैपिटल, आप नीचे देख सकते हैं सारे कैपिटल उसने कर दिए। सिमिलरली स्विच पोजीशन 2 पे हमने इक्वेशंस निकाल ली और उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और सॉल्व क्या किया, उसको स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की, तो ये वी कैपिटल हो गया, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये सारे कैपिटल हो गए। ठीक हो गया। यहाँ तक आप इक्वेशन 251 तक हम पहुंच चुके हैं, चीज़ें समझ आ गई हैं। आगे चलूँ मैं।
जी बोले बेटा। वी आर एट 251 इक्वेशन, इससे आगे चलना है। सर यहाँ तक तो सब समझ आ गया सर। अभी आपने एक बीच में एक पॉइंट रेज किया था कि अगर करंट बीच में एंटर नहीं करी और लीव नहीं करी कैपेसिटर 2 में, तो हम कैपेसिटर इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। तो सर इसके बाद आपने एक पॉइंट बताया था जिसे आपने रिपल अप्रोक्सीमेशन के साथ रिलेट किया था, सर वो रिपीट कर दें काइंडली। जी, हम रिपल अप्रोक्सीमेशन में क्या अज्यूम करते हैं कि हमारे रिपल नहीं है, यही हम कहते हैं ना, ये छोटे छोटे रिपल जो हैं हम कहते हैं ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Yes. इनका एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ा है। ठीक हो गया। तो जब इनका एम्पलीट्यूड थोड़ा था हम इनको इग्नोर कर देते हैं, बट जब हम इग्नोर करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर नॉट देयर। तो इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है वो होता ही रिपल करंट है, और हमने उसको किया हुआ इग्नोर। जब इग्नोर किया तो जाहिर बात है फिर IC2 इक्वल टू 0 ही होना है ना दोनों केसेस में। बात समझ आ गई? यस सर, जो यस सर, चीज गॉट हमने, इट। हाँ, जब हमने इग्नोर ही कर दी वो चीज जिसको हम नहीं डाल रहे अपने कैलकुलेशंस में, तो जाहिर बात है फिर वो रिजल्ट जीरो आएगा। तो ये हमारे पास उसने ग्राफ दिखाया है कैपेसिटर C2 का करंट, इट इज जीरो। ये आपको थोड़ी सी हाइट नजर आ रही होगी, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये थोड़ी सी जो हाइट नजर आ रही है बेसिकली उसने समझाने के लिए बताया है कि भाई ये जीरो लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू I2 माइनस V ओवर R। ये कैपेसिटर IC2 का है ना करंट, IC2 का। तो ये कहता है विच इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। वाई इट इज इक्वल टू जीरो? बिकॉज आवर करंट एनालिसिस इज नॉट कैपेबल इनफ टू मेजर द इफेक्ट ऑफ रिपल्स। हमने रिपल्स को इग्नोर किया हुआ है, इसलिए हमारा ये फिलहाल आप ये ज्यूम करेंगे ये ग्राफ जीरो है। अब हमारे पास 8 इक्वेशंस बन चुकी हैं। मैं उन इक्वेशंस को कॉपी करता हूँ और ग्राफ्स के सामने रखता हूँ। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आया है जिसमें कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा इसको याद रखने की, तो उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन फॉर स्विच पोजीशन 1। ये हमारे पास स्विच पोजीशन 1 की इक्वेशन मैंने वहाँ स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन लगी हुई मैंने कॉपी कर ली। ठीक है जी। नाउ लेट्स कॉपी स्विच पोजीशन 1 आफ्टर स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन। स्विच पोजीशन 2 के बाद जो स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन लगती है उनको भी यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे सामने सारी इक्वेशंस हों और हम उनके मुताबिक ग्राफ्स को स्टडी कर सकें। ठीक है। अब हम जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को हम जब देखते हैं एनालाइज करते हैं तो वी आर डिस्कसिंग दिस पोर्शन राइट नाउ। और ये वो वाला पोर्शन है जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, this area, and this area basically deals with this set of equations, क्योंकि ये स्विच पोजीशन 1 के एतबार से है। ठीक हो गया। और ये जो सेकंड पोर्शन है इसका, जो कि मैंने पता नहीं कौन सा कलर है, पर्पल कलर है, इससे बनाया, तो ये वाला जो है वो स्विच पोजीशन 2 के साथ जो रिलेशन रखती है वो उन इक्वेशन के साथ हम इनको बनाएंगे। यहाँ तक ये बात समझ आ गई जो मैंने अभी बनाया है सारा कुछ? जी बोले। यस सर, समझ आ गया। ठीक हो गया। ठीक। अभी हम इस ग्रीन पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट सिर्फ। जी, तो क्या कहता है कि फर्स्ट स्विचिंग इंटरवल में VL की वैल्यू VG के बराबर होगी। तो हमने सीधा सीधा फर्स्ट स्विचिंग इंटरवल में VL1 की बात हो रही है, VL1 का ग्राफ है ये, तो हमने VG बना दी। ठीक हो गया। अब हम स्विच इंटरवल 2 पे जाते हैं। दिस इज स्विच पोजीशन 2 इक्वेशंस, this is switch position 1 equation, this is switch position 1, and this area is switch position 2. अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना है और कुछ मैं जो ट्रिक्स मैंने बताई थी वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ हम सिर्फ इस ग्राफ को देखते हैं, VL1 के ग्राफ को, और VL1 के ग्राफ को देखने के लिए हमें स्विच पोजीशन 1 के VL1 की इक्वेशन चाहिए और स्विच पोजीशन 2 के VL1 की इक्वेशन चाहिए। दोनों VL1s की ही इक्वेशन हम देखेंगे लेकिन दोनों स्विचिंग पोजीशन पे। तो अब ये चूंकि ये एक कक कन्वर्टर है तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द ड्यूटी साइकिल वोल्टेजेस में वेरी। ठीक है। तो हमने क्या करना है अपनी आसानी के लिए, हमने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है ना, इंडक्टर वोल्ट बैलेंस। हमें पता है कि अगर एक तरफ इंडक्टर की वोल्टेज प्लस में आती है तो दूसरी तरफ लाजमी बात है कि वो माइनस में जाएगी। तो हमने इस इक्वेशन से देख लिया कि VG तो पॉजिटिव है ही ना, क्योंकि इट इज अ सोर्स वोल्टेज एंड वी नो दैट। तो इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ बना दिया, ये बन गया।
अब सवाल पैदा होता है कि VL1 जो है वो VG माइनस V1 है। अब हमें क्या पता कि V1 बड़ा है VG से या V1 छोटा है VG से। अगर V1 बड़ा है VG से तो नेगेटिव साइन आता है ओवरऑल सब्ट्रैक्शन के बाद, और अगर VG बड़ा है और V1 छोटा है तो आपके पास पॉजिटिव साइन आता है। तो हम क्या करें, ग्राफ किस जानिब को होगा, पॉजिटिव साइड को या नेगेटिव साइड को? तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान तरीका ये है कि हमें पता है पहले स्विचिंग इंटरवल में पॉजिटिव था ना, तो इंडक्टर वोल्ट बैलेंस तो मेंटेन होना ही होना है हर हाल में, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव साइड में आएगी। ठीक है क्या? ये VG माइनस V1 लिखा हुआ है, इट विल बी ऑलवेज ऑन द नेगेटिव साइड। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई? सर आ गया समझ। सर ये तो आगे, मगर ये नहीं आई कि ये VG पॉजिटिव क्यों होगा, पॉजिटिव साइड पे क्यों है? क्योंकि VG हमारे सोर्स है और सोर्स वोल्टेज जो हमारी क्या कहते हैं उसको, वो पॉजिटिव ही होती है। ये हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल गया ना। देखें, ये हमारी ये स्विच पोजीशन 1 पे ऊपर हम आए तो पोलैरिटीज आर एग्रीइंग विद ईच अदर, VG इज इक्वल टू VL, एवरीथिंग इज ओके, हैप्पी, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव के साथ ज्वाइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ज्वाइन है, VG इज डायरेक्टली इक्वल टू VL1। तो हम इसको पॉजिटिव ही एज्यूम करेंगे ना, क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी की कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, कोई करंट के एरो की भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो इसमें तो हम श्योर हैं कि भाई ये VG इक्वल टू VL1 है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहे हैं। जब एक जाने में पॉजिटिव हमने बना ली तो वी हैव नो प्रॉब्लम कि हम नेगेटिव साइड में जाएं, क्योंकि डेफिनेटली दूसरी साइड नेगेटिव में ही आएगी। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. ठीक हो गया। VL1 हमने भुगता लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स VL2। VL2 में देखें क्या सिचुएशन है। VL2 कहता है कि माइनस V1 माइनस V2 बोथ आर नेगेटिव, so we will follow the polarity sign and we will say that ठीक है, VL2 में एक चीज पॉजिटिव होती दूसरी चीज नेगेटिव होती तो शक रहता कि भाई ये बड़ी है तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आता, और अगर ये वाली चीज बड़ी है ये छोटी है, मतलब आपको समझ आ गई ये बात की कि इसका इसमें फिर इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करता कि किसकी वैल्यू कितनी है, ताकि हम देखें कि अगर प्लस वाली साइड ज़्यादा बड़ी है तो नेगेटिव वाली साइड छोटी है तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सो व्हाट वी डू कि हम पॉजिटिव साइड पे बनाए या नेगेटिव साइड में? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सो वी विल मूव ऑन विद दिस लॉजिक एंड वी विल ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस इन द नेगेटिव साइड। स्टार्टिंग ही में नेगेटिव में आएगा। समझ गए बात को? स्विच पोजीशन 1 पे, दिस इज द स्विच पोजीशन 1 एरिया। रिमेंबर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना सारी, ये स्विच पोजीशन 1 की है। तो हमने ये पहला हिस्सा देख लिया। अब हम आते हैं L2 की, VL2 की स्विच पोजीशन 2 पे क्या होगा। अब इसकी वोल्टेज देखें नेगेटिव के साथ है, डिक्टेट ये करती है कि ये भी नेगेटिव साइड पे होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव साइड पे है। अब अगर मैं आपको इसकी साइंस समझाना शुरू कर दूं कि ये नेगेटिव क्यों है और नेगेटिव होने के बाद ये ऊपर क्यों आ रही है, तो उसके लिए फिर हमें वो जो मैंने आपको साइंस समझाई थी ना कि इंडक्टर की वोल्टेज फ्लिप होगी और करंट की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी या अगेंस्ट होगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके सोचेंगे तो फिर क्लियर होंगी। तो उसमें टाइम काफ़ी सारा लग जाएगा और ये ऑथर उन चीज़ों को टच भी नहीं करता। तो इसलिए उसका आसान हल क्या है कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में इस चीज़ को डिफाइन कर लिया कि दोनों नेगेटिव साइंस के साथ हैं। सो वी हैव अ ओवरऑल नेगेटिव पोलैरिटी। तो इंडक्टर वोल्ट बैलेंस के तहत हम ये कहेंगे कि इवन दो वी हैव अ नेगेटिव साइन हियर, वी विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइन। तो ये वाली साइन जो है वो इसकी अगेंस्ट अपोजिट पोलैरिटी के साथ होगी। ठीक होगी बात? Yes, sir. कि हमने VL2 को भी कर लिया, इसकी दोनों साइडें देख ली, ये हमने कर ली। So we start with the switch position 1 and use the inductor volt balance to predict the direction of the second side. Similarly, we use the first and predict the second side. Now moving on. इसको मैंने क्यों काट दिया, इसको तो नहीं काटना था। अब इसकी तरफ आते हैं। IC1 is negative। अब ये एक बात ध्यान में आती है कि भाई IC1 का जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है,
और स्टिल वी आर यूजिंग इट ऑन द लोअर साइड, नेगेटिव साइड पर हमने इसको ड्रॉ किया। तो इसमें हम ज़रा डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम, क्योंकि इसमें खुल्लम खुल्ला वायलेशन हुई है। हम ऊपर जाके देखते हैं, खुल्लम खुल्ला स्विच पोजीशन 1 की बात हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्विच पोजीशन 1, सो विल सी द ग्राफ, सी द डायग्राम ऑफ स्विच पोजीशन 1। सो स्विच पोजीशन 1 का ये डायग्राम थी, स्विच पोजीशन 2 की ये थी। सो वी विल लुक एट स्विच पोजीशन 1। देखें IC1 क्या है, IC1 इज इक्वल टू, क्या कहता है वो, IC1 किस चीज के इक्वल है, I1 के इक्वल है। IC1 इज इक्वल टू I2 कहता है स्विच पोजीशन 1 में। IC1 इज इक्वल टू I2, सही है, यही इक्वेशन में लिखा हुआ था ना, और स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो ये कैपिटल हो जाता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये IC निकल रहा है नेगेटिव से, और इस वक्त कैपेसिटर इज एक्टिंग एज अ सोर्स। तो सोर्स जब किसी चीज को एक्ट कराया जाता है तो उसके प्लस से हमेशा करंट निकला जाता है। वो सिर्फ डिसिपेटिंग एलिमेंट या एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होते हैं, जिसमें करंट जाए तो वो प्लस बनते हैं। यहाँ पर हमें पता है कैपेसिटर इज सप्लाइंग एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट व्हाइल योर इंडक्टर इज बीइंग एनर्जाइज्ड। उस वक्त कैपेसिटर C1 ही होता है जो पावर आगे दे रहा होता है। सो कैपेसिटर के नेगेटिव से करंट निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली IC1 का जो एरो है वो गलत लगा हुआ है। IC1 का एरो के साथ नेगेटिव साइन आना जरूरी है। हमें ये लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव IC1 इज इक्वल टू I2, बिकॉज हमारी जो पोलैरिटी है वो इस अगेंस्ट डिक्टेट करती है। हमारी पोलैरिटी कहती है IC1 ये है, नॉट दिस, और दूसरी तरीके से यूं बनाया जाए तो I2 इधर है, IC1 एक्चुअली इधर है। इस वजह से इन दोनों में आपस में साइन की कॉन्ट्रडिक्शन है। तो चूंकि ये अपोजिट है, इसलिए हमने डायग्राम वाली बात को, ऑथर ने वो नहीं किया कि इसको यहाँ पर IC1 इज इक्वल टू माइनस I2 लिखता, क्योंकि डायग्राम में दोनों एक जैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि ऑथर जो साइंस हैं वो किस पे डिपेंड करवाता है, वो करवाता है इस पे एरोज पे जो उसने बना दिए वंस, उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन चूंकि ग्राफ में हमने ज़रा एक्चुअल चीज़ को देखना होता है, जैसे इंडक्टर की पोलैरिटी का फ्लिपिंग कहाँ से नजर आती है। यहाँ पर देखें पोलैरिटी फ्लिप होती है, प्लस इधर है तो हमेशा के लिए प्लस इधर ही होगा, बाएं हाथ पे प्लस है, दाएं हाथ पे माइनस है, जो मर्जी कर ले। लेकिन ग्राफ्स में देखें इंडक्टर की वोल्टेज एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस के साथ फ्लिप हुआ, तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे को गया है, ये नीचे से ऊपर को गया। तो ग्राफ्स में ज़रा थोड़ा सा हमें रियलिटी को देखना पड़ता है कि रियल सर्किट में चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर की प्लस वाली पोलैरिटी ये डिक्टेट करती है कि कैपेसिटर करंट शुड बी अपोजिट। तो उसको शो कराने के लिए ऑथर ने जो है वो इसमें यहाँ पर इसको नेगेटिव साइड से शुरू किया, बिकॉज नेगेटिव साइड की एक और लॉजिकल आंसर ये भी है कि कैपेसिटर इज लूजिंग इट्स चार्ज व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1, बिकॉज कैपेसिटर IC1 इज डिलीवरिंग एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट, टू द राइट हैंड साइड ऑफ द सर्किट, उसको वो पावर सप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से जो आपकी जो I2 है वो उसको हमने नेगेटिव साइड पे ड्रॉ किया। ठीक हो गया, इसमें ये चीज़ समझ आ गई, क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? यस सर। यस सर। कैपेसिटर लूज कर रहा है चार्ज को, इसलिए नेगेटिव साइड में बनाया, एक ये लॉजिक है, और दूसरा मैंने डायग्राम्स भी आपको बता दी। फिर जब आपने ये बना ली तो आपको स्विच पोजीशन 2 में कैपेसिटर के करंट की जो डायरेक्शन है उसको, डायरेक्शन को चेक करने के लिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव साइड पे है तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटर चार्ज बैलेंस के तहत ये पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा। सो ये भी हमारा हो गया। यानी जब हम एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड हमारे लिए सॉल्व हो जाती है। अब ये स्पेशल केस है IC2, इसकी वैल्यू इधर भी वही है और इधर भी वही है। बाकियों में सब में इक्वेशंस में डिफरेंस था, ऊपर तीनों इक्वेशंस में ये और थी, यहाँ पर और थी, इधर और थी, इधर और थी। तो इस केस में ये दोनों सेम है, और हमने इसके बारे में डिस्कशन कर रखी है पहले कि इसकी वैल्यू जस्टिफाई कब हो सकती है, जब I2 माइनस V/R की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर नहीं 0 तो इसका मतलब ये या तो कैपेसिटर मुसलसल चार्ज गेन कर रहा है या मुसलसल चार्ज लूज कर रहा है।
अल्टीमेटली प्लस इन्फिनिटी पे चली जाएगी कैपेसिटर की वोल्टेज या माइनस इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए लॉजिकल जस्टिफिकेशन सिर्फ यही है कि हम IC2 की वैल्यू को 0 अज्यूम कर लें, जो कि हमने देखा कि ये फॉल्स असम्पशन है, क्योंकि हमने स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन लगाई हुई है, जिसकी वजह से हम स्मॉल रिपल्स को इग्नोर कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा ये ग्राफ 0 आ रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा रिपल ऐसे ऐसे इसके अंदर मौजूद है जिसको हमने इग्नोर किया हुआ, विच इज़ बेसिकली नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई है? आगे चलो। जी, आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के। यस सर, समझ आ गया। ठीक हो गया। अब हमने चारों इक्वेशंस डिस्कस कर ली, उनका ग्राफ भी देख लिया। अब जब हमने ये चीज़ें बना ली तो इसके बाद ये मुश्किल पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इंडक्टर वोल्ट बैलेंस और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस की इक्वेशंस को यूज़ करना है और उस फिनोमेना को यूज़। उसका सिंपल तरीका क्या होता है? इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें। वो सिंपल है। कैसे एरिया निकलेगा? इसकी चौड़ाई को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी चौड़ाई को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर दें और इक्वल टू 0 पुट कर दें। एक ये काम कर लें, एक इक्वेशन वो बन जाएगी। फिर इसके इसके एरिया को निकालें, इसके एरिया को निकालें, इक्वल टू 0 पुट कर दें, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, तीसरी इक्वेशन बन जाएगी और चौथी इक्वेशन में तो है ही 0, वैल्यू ही 0 है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व वैसे ही 0 है। तो ये उसने क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाली है, वही जो मैंने आपको बताया एरियाज निकाले हैं। ये एवरेज वैल्यू होती है ना, एरिया अंडर द कर्व निकाल के उनको ऐड कर लिया जाए तो एवरेज ही होता है। तो ये डेल्टा, इसका मतलब है एवरेज वैल्यू V1 इक्वल टू 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया और ये तो ऑलरेडी है ही 0। अब इसमें स्विच पोजीशन 1 और 2 का चक्कर नहीं है, 1 एंड 2 हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मतलब यही होता है कि हम दोनों स्विच पोजीशंस को की एवरेज ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन में दोनों का असर मौजूद है, इसमें भी दोनों का असर मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी। ये टोटल 1 एंड 2 को एवरेज करके ये इक्वेशन हमारी चारों निकली है। ठीक है, तो इसमें अब आप अलग अलग ज़हन में नहीं सोचेंगे कि भाई ये इक्वेशन किसकी है, स्विच पोजीशन 1 की है या स्विच पोजीशन 2 की है। तो ये इक्वेशन हमारी बेसिकली स्विच इक्वेशन 1 एंड 2 की कम्बिनेशन से चार इक्वेशन निकली हैं, क्योंकि हमारे पास चार ही कंपोनेंट्स है, VL1 VL2 IC1 IC2। यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे चलें। यस सर। ठीक हो गया। चले, अब हमारे पास इक्वेशंस डेवलप हो गई। अब इन इक्वेशंस में हमारे पास चार इक्वेशंस हैं और चार अननोन्स हैं। अननोन्स कौन से हैं हमारे पास? एक V1 है, V2 है, I2 है और I1 है। ये चार बीच की चीजें हैं। हमें चाहिए इक्वेशन जिसमें VG हो, हाँ जी, जिसमें VG हो और ड्यूटी साइकिल हो और आउटपुट हो। आउटपुट अननोन होगी डेफिनेटली, हमें हमें फाइंड करनी है। जब आपके पास चार इक्वेशन और चार अननोन्स हो, ये तो नोन है ना, ये वैल्यू नोन है। ड्यूटी साइकिल आपने खुद सेट करनी है, भाई कितनी वोल्टेज आपको चाहिए, उस हिसाब से आप ड्यूटी साइकिल सेट करेंगे बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। इधर क्या वो ग्राफ, अच्छा वो ग्राफ नीचे है कहीं। बेस्ड ऑन दिस ग्राफ आपने जो भी ड्यूटी साइकिल सेट करनी है उस हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगी। ये तो आपने खुद सेट करनी है ना, ड्यूटी साइकिल इज ऑलरेडी नोन। तो I1 I2 V1 एंड V2 दे आर अननोन्स। तो हम इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। ये स्टेप्स मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये छठी सातवीं क्लास की ये चीज़ें हैं। इन सब को जब आपने इक्वल टू 0 कर दिया, इनको जब एलिमिनेट किया और सॉल्व किया, और कुछ थोड़ी सी आपको अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा चीज़ों को ताकि एक फॉर्म, एक शेप बन सके उसकी। जैसे इमीडिएटली आपके पास ये स्टेप आया D/D', तो D/D' को आपने फिर इसमें कैसे कन्वर्ट किया, यूजिंग दिस इक्वेशन आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया ना। तो थोड़ा सा आपने खुद भी अकल इस्तेमाल कर लेनी है। तो ये यहाँ से इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए, एलिमिनेट करते हुए हमने इन इक्वेशंस को बना लिया। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल अननोन चीज़ें हैं और राइट हैंड साइड में नोन चीज़ें हैं। ये अननोन है, दिस इज नोन, दिस इज नोन, अननोन, नोन, नोन एंड नोन। यहाँ पर क्या था,
अननोन में दोबारा अननोन आ रहा था, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए फर्दर हमने क्या किया कि डी बाय डी डैश को यूज़ किया और इसको यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लिया। I2 को जो है वो I2 को बेसिकली रिप्लेस किया। I2 किस चीज़ के इक्वल है? I2 इक्वल है डी बाय डी डैश इंटू वी जी ओवर आर। तो ये जब आप इसको I2 पुट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा डी ओवर डी, क्या कहते हैं इसको, डी डैश होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें जो है वो हाँ जी, थोड़ी सी और साइंस भी करनी पड़ेगी। इसमें आपको ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी ताकि यहाँ से V2 उड़ जाए, और वो पुट की हुई है उसने, ठीक है। I2 की वैल्यू यहाँ उसने पुट की है। सो ठीक हो गया ना। तो I2 की वैल्यू ये है, और ये वाली वैल्यू जब आप इससे पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो थोड़ी बहुत आपको इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अननोन में अननोन नहीं आ सकता, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने I2 की ये वाली वैल्यू से प्लग इन करके, तो अब हमारी जो I1 है वो बेसिकली हर चीज़ उसमें नोन है, डी डी डैश नोन है, वी जी और आर भी हमें नोन है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थी, हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हमने V निकालना होता है कैपिटल, I निकालना होता है कैपिटल, डेल्टा आई एल निकालना होता है और डेल्टा V निकालना होता है। ऐसा ही है ना। तो हमने I और V तो निकाल लिया, क्योंकि इसमें दो इंडक्टर और दो कैपेसिटर्स थे, तो इसलिए हमें दो V और दो कैपिटल I's, दो कैपिटल V's और दो कैपिटल I's निकालने पड़े। वो हमने कर लिया। टास्क 1 अचीव्ड। यहां तक समझ आ गई बात की? जी बेटा बोले। यस सर, समझ आ गया। यस सर, और आ ये गया। और ये हमने निकाली है इंडक्टर वोल्ट बैलेंस और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस एरिया अंडर द कर्व निकाल के ना, उसको सॉल्व करके निकालिए। ये हो गया। अब हमने देखना है अगला स्टेप क्या होता है कि हम आई एल के ग्राफ से एल डी आई अपॉन डी टी वोल्टेज को ग्राफ को यूज करते हुए और एल डी आई अपॉन डी टी को यूज करते हुए इंडक्टर का रिपल करंट निकाल लिया करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि इसमें रेट ऑफ राइज इन द इंडक्टर L1 करंट यू होगा और इसमें फॉल यू होगा, और रेट ऑफ राइज क्या होगा, वी जी ओवर एल आ जाएगा, क्योंकि वी एल क्या आता था, वी एल 1 T ओवर एल आता था ना, इज इक्वल टू डी आई एल 1 T ओवर डी टी। ये हम पीछे से यही स्टेप से ही करते आए। एल इधर होता था बेसिकली, हम उसको मूव कर देते हैं यहाँ पर, और वी एल 1 क्या होता है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा एल ही डिवाइड हो जाता है। तो रेट ऑफ राइज क्या होगा इसका, वी जी ओवर एल, और रेट ऑफ फॉल क्या होगा, वी जी माइनस वी वन ओवर एल। और इसी तरह इसका रेट ऑफ फॉल आएगा पहले, फिर रेट ऑफ राइज आएगा, तो वो आएगा माइनस वी वन माइनस वी टू ओवर एल, और इसका आ जाएगा माइनस वी टू ओवर एल। ये इसका रेट ऑफ राइज आ जाएगा। ये देख ले जाके, यही होगा वी जी ओवर एल, वी जी माइनस वी ओवर एल, वी माइनस वी टू ओवर एल और माइनस वी टू ओवर एल। ये देखें, माइनस वी टू माइनस वी वन माइनस वी टू ओवर एल और माइनस वी टू ओवर एल, वी जी ओवर एल और वी जी माइनस वी वन ओवर एल, वी जी माइनस वी वन, सब के नीचे बस एल। इसमें L1 है, इंडक्टर L1 था उसमें, क्योंकि इंडक्टर 2 की बात हो रही है करंट की, तो हमने इंडक्टर 2 का करंट निकाल लिया। ठीक हो गया ना, ये बात समझ आ गई आपको हमने ये कैसे किया। इसी तरह से कैपेसिटर चार्ज बैलेंस को हम यूज करेंगे IC1 के लिए, क्योंकि ये LC फिल्टर नहीं बनाता। कैपेसिटर C1 जो है ना वो LC फिल्टर नहीं बना रहा। अगर आप गौर करें तो ये LC फिल्टर नहीं बनाता, इसकी डिस्कनेक्शन हो जाती है इसके साथ। ठीक है, ये कैपेसिटर देखें, ये कैपेसिटर इस लम्हे इस इंडक्टर के साथ ज्वाइंट है और दूसरे लम्हे ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के साथ ज्वाइंट है, किसी एक इंडक्टर के साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड नहीं है। तो ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, या ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर आपस में LC फिल्टर नहीं बनाते, इसीलिए इसका हम रिपल करंट फाइंड कर सकते हैं। तो रिपल करंट के लिए क्या है कि हम रिपल वोल्टेज इसकी फाइंड कर सकते हैं।
रिपल वोल्टेज के लिए क्या होता है कि हम करंट की इक्वेशन को यूज़ करते हैं, IC/dV/dt को यूज़ करते हैं, और उसको इस्तेमाल करते हुए हम रिपल वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो रिपल वोल्टेज क्या होगा, C/dV/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन। हमारे पास होता है DVC C1 आएगा बेसिकली बाय dt इज इक्वल टू IC1t ओवर C। ये C यहाँ से आया था, इधर पहले इधर मौजूद था, हमने नीचे IC इज इक्वल टू C/dV/dt होता है ना, तो C को मैंने इधर ले आया। तो C की अब ICT की क्या वैल्यू है, सॉरी यहाँ से नहीं लेना हमने, ये तो और चीज़ है। ICT की वैल्यू क्या है ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल, वो है I2। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट सब इंटरवल में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 ओवर C। अब ये क्या है, DVC/dt इज इक्वल टू I2 ओवर C, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज क्या है, वो है I2 ओवर C। अब ये बताएं कि ये रेट नेगेटिव साइड पे होगा या पॉजिटिव राइज होगा, क्या होगा स्लोप इसकी। I2 नेगेटिव साइड पे था ना, तो ये भी नेगेटिव साइड पे होना नेगेटिव चाहिए। साइड पे होगा, बिल्कुल सही है। तो चूंकि ये हमारा नेगेटिव साइड पे था, तो इसलिए इसकी स्लोप फॉलिंग होगी। और ये अब आप देखें कि I2 ओवर C1 जैसा हमने यहाँ निकाला है, I2 ओवर C1, यहाँ 1 आएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर C1, I2 ओवर C1। तो ये आ गया। अब सेकंड सब इंटरवल में क्या होगा, इसी IC की जगह पर हम सेकंड सब इंटरवल की करंट डाल देंगे, वो है I1। तो ये हो जाएगा I1 ओवर C1। तो उसकी जो राइजिंग स्लोप होगी वो होगी I1 ओवर C1। अब इस इक्वेशन को इस ग्राफ को आप जरा थोड़ा तवज्जो में रखें कि जब हम स्विच पोजीशन 1 पे होते हैं तो कैपेसिटर की वोल्टेज गिरती है, और जब हम स्विच पोजीशन 2 पे होते हैं तो कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ती है। ये याद रखें, जरा सर्किट में जाते हैं, देखें जब स्विच पोजीशन 1 पे होते हैं तो कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होती है, गिरती है, हमने देखा है। देखिए स्विच पोजीशन 1 पे कैपेसिटर की वोल्टेज गिरती है, और स्विच पोजीशन 2 पे जब हम होते हैं तो राइज होती है। स्विच पोजीशन जब हम 2 पे होते हैं तो कैपेसिटर की वोल्टेज राइज होती है, क्योंकि वी आर गिविंग चार्ज, इंडक्टर और सोर्स मिल के कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, इसलिए उसकी वोल्टेज राइज होती है। तो ये भी जस्टिफाई हो गया, हमारी लॉजिक और इंट्यूशन के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ पर ये इक्वेशंस भी, ये ग्राफ भी बना लिए, ये ग्राफ भी हमने समझ लिया, ये इंडक्टर का ग्राफ भी हमने समझ लिया। सॉरी, हमने सिर्फ ये समझा है और कैपेसिटर का ग्राफ समझा है, I2 का ग्राफ अभी हमने नहीं देखा। रिपल करंट ऑफ इंडक्टर 1 और कैपेसिटर वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 1, ये हमने देखा है। इंडक्टर वोल्टेज, इंडक्टर के करंट को हमने नहीं देखा, यानी इसकी अभी हमने कोई बात नहीं की। मैं डायरेक्टली इधर से इधर शिफ्ट हो गया, इसको हमने नहीं देखा अभी। तो इसका क्या ग्राफ होगा, बल्कि देखा है लेकिन उसके ग्राफ को नीचे जाकर डिस्कस शायद नहीं किया। तो ये आता है ओवर एल, यही होता है ना रेट ऑफ चेंज, ये ओवर एल। अब इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो किस तरह होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखें नेगेटिव साइड पे गया, और फिर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव साइड, यानी ऊपर की तरफ हो गया। पॉजिटिव मींस का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, एक्चुअली करंट इज नेगेटिव। I2 का ग्राफ अगर आप देखें तो वो उल्टी साइड पे बना हुआ है, नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, बाकियों की तरह पॉजिटिव एक्सिस में नहीं बना हुआ है। यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव एक्सिस में बना हुआ है, ऊपर को बना हुआ है। दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज अगेन पॉजिटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव करंट है। इसका नेगेटिव एक्सिस में बना हुआ है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, बिकॉज इसमें वोल्टेजेस उल्टी है, तो इसलिए करंट भी उल्टा है। हमने ये बात की थी कि कैपेसिटर का करंट और जो हमारा ये यहाँ से हमें जो नज़र आता है, जो कैपेसिटर का करंट है और जो एक्चुअल करंट है, दे आर रिवर्स्ड।
इसीलिए इसका ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में बनाया हमने। और इंट्यूटिव इसमें इंट्यूशन और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगी। मुझे आप में से कोई ये बताए कि करंट ये राइज हो रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ये जो रेट ऑफ चेंज है -V1 -V2/L2, ये बताएं कि करंट बढ़ रहा है इंडक्टर में या करंट कम हो रहा है I2 में? कम हो रहा है। बढ़ रहा सर है। कम है। नहीं, कम सर नहीं हो रहा, नेगेटिव बढ़ रहा है। एक्सिस में बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बेसिकली करंट बढ़ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए हम इसको नीचे को बना रहे हैं। अदरवाइज एनर्जी लॉस भी बढ़ रहा है, पावर लॉस बढ़ रहा है इसके अंदर, या करंट या लोड बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड है ये वाला, ये यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, तो एम्प्स बड़े हैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल -2 है तो यहाँ -2.5 एम्प्स हो गए हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब तो यही होता है ना कि आप एम्पियर मीटर को उल्टा लगा दे नेगेटिव साइन देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो करंट उसने जो है वो नेगेटिव करंट है और उसको अगर I²R करेंगे तो माइनस में पावर आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए आपकी ये करंट बेसिकली बढ़ रहा है, बट विद अ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है। वो हमारी लॉजिक में उसकी बता चुका हूँ कि जो हमने एजम्पशन की हुई थी एरोज की, वो उसमें जो कैपेसिटर से बेसिकली करंट निकलता है वो उसका अपोजिट होता है। अब ये करंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? एक सवाल ये, इंडक्टर I2 किसका करंट है? इंडक्टर 2 का करंट है, और इंडक्टर 2 में स्विच पोजीशन 1 में करंट बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्यों बढ़ता है, सर्किट में जाके देखते हैं कि व्हेन वी आर एट स्विच पोजीशन 1 इंडक्टर 2 का करंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कोई बता सकता है मुझे? सर ड्यू टू कैपेसिटर C1 क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, क्योंकि कैपेसिटर C1 is acting as a source and it is energizing the inductor and the inductor current is increasing, but increasing तो हो रहा है, लेकिन हम उसको उल्टी साइड पे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो हमने पोलैरिटी बताई है और जो एरो लगाया है वो आपस में मुखालिफ सिमत में है। ये हमारा IC है, IC1 और I2 ये आपस में अपोजिट है, तो इसलिए इसका बढ़ना, इसका मतलब यह है कि इसका नेगेटिव में बढ़ना है एरोज की कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से। तो बेसिकली करंट बढ़ रहा है, ठीक है, इसको करंट मैथमेटिकली करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में करंट बढ़ रहा है। फिर जब हम स्विच पोजीशन 2 पे आते हैं तो उस वक्त कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है और इंडक्टर अपना एनर्जी, अपना जो करंट है वो लूज कर रहा होता है। तो इंडक्टर जो है वो, क्योंकि उसको अब कोई एनर्जी सोर्स नहीं मिल रही है, देखें स्विच पोजीशन 2 पे इंडक्टर के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इंडक्टर अपना करंट लूज कर रहा है, बेसिकली इस तरह लूज कर रहा है। तो वो डी एनर्जाइज एक तरह से हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी कोलैप्स हो रही है, जिसकी वजह से उसका करंट डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते यहाँ तक डिक्रीज होगा कि फिर नया स्विचिंग पोजीशन आ जाएगा, और फिर वो इधर इधर इससे गलती होगी ऑथर से, यहाँ से फिर नीचे जाएगा। ये गलत बना हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्विचिंग इंटरवल दोबारा नेगेटिव साइड पे करंट पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ये आपको समझ आ गई बात जी? सर ये मतलब कि बुक में जो मैथमेटिकली आपने कहा कि करंट डिक्रीज हो रहा है और हम ग्राफिकली ऑब्जर्व करें तो इंक्रीज हो रहा है, सर ये इतनी ज़्यादा कंट्राडिक्शन कैसे आ रही है? नहीं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, अगर आप ज़्यादा नहीं है, कुछ सोचने वाली बात है। देखें हम देखेंगे I2 का मैग्नीट्यूड देखेंगे, बेसिकली मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बताएं। सर इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो चुका है, तो हमारी जो एनर्जी है या पावर है, वट एवर वी कंसिडर, हमारा उसके साथ कंसर्न होता है मैग्नीट्यूड के साथ। मैथमेटिकली नंबर में आपको नेगेटिव जा रहा है, अगर माइनस में करंट इन्फिनिटी पे चला जाता है तो उसका मतलब ये कि करंट इज इनडेफिनेटली हाई, उसको किसी वायर के साथ लगाएंगे फौरन उड़ के पिघल के लाल होके ज़ाय हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, बस ये फ़र्क आएगा। तो इसलिए ये इसमें कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से है, ये मैं नहीं कह रहा कि कॉन्ट्रडिक्शन इन द रॉन्ग सेंस कि जी हम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा और गलत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि जो एरोज हमने पहले बना रखे थे वो एरोज हमारी वोल्टेज की, जो कैपेसिटर की पोलैरिटीज़ हैं, बाय चांस वो बाद में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं जब हम स्विच पोजीशन को चेंज करते हैं।
मैंने शुरू में बताया था, एक वर्ड भी यूज किया था जानबूझ के कि हमारा दिमाग खराब है कि हम जानबूझकर नेगेटिव से IC1 को निकालें। हमने ऐसा क्यों किया था? हमने इसलिए किया था कि स्विच पोजीशन 1 के ऊपर कैपेसिटर की करंट की पोजीशन, सॉरी, स्विच पोजीशन 2 के ऊपर कैपेसिटर में जो करंट जाता है वो इसी तरह जाता है। लेकिन जब स्विच पोजीशन 2 पे हम आते हैं तो वो पोलैरिटी स्विचिंग इस तरह से करता है कि पहले ये यहाँ पर होता है एज अ सिंक। उस वक्त पोलैरिटी सही है कि करंट जहां से एंटर हो रहा है वही प्लस होना चाहिए। लेकिन जब आप स्विच पोजीशन 1 पे आते हैं वापस, तो दिस इज नॉट एक्टिंग एज अ सिंक, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स। जब आप सोर्स बनाते हैं तो रोल्स रिवर्स हो जाते हैं पोलैरिटी वाइज। देखें बैटरी जो है उसके आप क्या कहते हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या करंट उसमें से यहाँ निकलता हुआ बेहतर बात लगती है? ये इस तरह करंट हम बनाएंगे ये ज्यादा बेहतर है। कौन सा, जो पहले बनाया था या जो आप बनाया, कौन सा सही है? सर जो पहले वाला था, पॉजिटिव पहले से। वाला था। तो अगर मैं कहूँ बैटरी चार्ज हो रही है, चार्जर लगाया हुआ है मैंने बैटरी को, तो उस वक्त तो ये ठीक होगा ना, प्लस में करंट एंटर हो रहा है। नाउ बैटरी इज एक्टिंग एज अ सिंक, इसमें एनर्जी जा रही है, चार्ज हो रहा है। लेकिन जब हम इसको चार्जर हटाएंगे और साथ में फौरन ही लोड कनेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि करंट इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर दैट एरो विल मेक मोर सेंस। तो ऑथर क्या करता है कि वो कहता है बस वही जो चार्जिंग वाला जो बना दिया ना उसने आई, बस वही दोनों सिचुएशंस में लगेगा। जब आपकी स्विच पोजीशन चेंज होगा और चार्जर बंद करेंगे और बैटरी डिस्चार्ज होगी, तब भी एरो यही रहेगा। तो फिर अब हम उसको कैसे करेक्ट करें? उसको फिर हम करेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव साइन और विद द ग्राफ ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब चूंकि ये एरो और ये एरो आपस में इक्वल था, तो इसलिए हमने नेगेटिव नेगेटिव साइन नहीं यूज किया। हमने कहीं ये नहीं लिखा IC1 इज इक्वल टू -I2। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो एरोज हैं बने वो ठीक है, उनकी उनकी वो उनके उनके आपस में कोई तजाद नहीं है, टकराव नहीं है। लेकिन टकराव हो रहा है यहाँ पर IC और इन पोलैरिटीज का, जिसकी वजह से हमें फिर ग्राफ को नेगेटिव साइड में बनाना पड़ा। सर अगर हम ग्राफ बनाते हुए हम ऐसे कंसिडर करें कि IC1 इज कनेक्शन माइनस ऑफ I2, तो सर हम इक्वेशन लिखते हुए इस तरह क्यों नहीं लिख रहे?
अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है वो मैंने टाइम सेट किया हुआ था, पहले टाइम पे नहीं बंद होता, तो शायद इस दफ़ा उन्होंने होस्ट को ही निकाल दिया मे बी। अच्छा, तो बात समझ आ गई थी जो मैं डिस्कस कर रहा था? आवाज़ आ रही है मेरी, ये भी बता दें। यस सर। चलें हम ज़रा इस टॉपिक को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि इस पे अब काफ़ी टाइम हमने स्पेंड कर लिया हुआ है। तो सवाल ये हुआ था कि नेगेटिव साइड में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा क्यों है। मैंने कहा कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग साइड, रॉन्ग उसमें नहीं है, चीज़ें सारी ठीक हैं, मैं उसकी लॉजिक बयान कर रहा हूँ कि वो इस तरह से है तो क्यों है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी है। तो वो इस वजह से है कि नेगेटिव साइड पे हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारा जो एरोज़ हैं वो उस तरह से उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये एक इसका आंसर था। अब हम इसमें हमने ये देख लिया, क्या चीज़ देख ली, इंडक्टर का करंट का ग्राफ देख लिया, इंडक्टर 1 का, इंडक्टर 2 का और कैपेसिटर 1 का। कैपेसिटर 2 को वो अगेन वो जो है ना वो ऑथर गोली कर गया है उसको, उस पर कह लें वर्ड जो हम नॉन साइंटिफिक स्लैंग टर्म में गोली करा गया है, उसको अभी उसने नहीं दिखाया, क्योंकि वो कहता है इस टॉपिक में बताता है कि वी कैन नॉट यूज स्मॉल रेपर अप्रॉक्सीमेशन ऑन दिस सर्किट बिकॉज हमारी ये इक्वेशन जीरो है, सॉरी ये ग्राफ हमारा जीरो है। इसमें तो उतार चढ़ाव है ना, इसमें रेट ऑफ राइज नजर आ रहा है, इसमें रेट ऑफ फॉल नजर आ रहा, इसमें रेट ऑफ फॉल नजर आ रहा, इधर रेट ऑफ राइज नजर आ रहा, इधर रेट ऑफ फॉल नजर आ रहा, इसमें रेट ऑफ राइज नजर आ रहा, इधर क्या नजर आ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, इसका तो जीरो नजर आ रहा है, कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है। तो फिर हम इस पे स्मॉल इसमें रिपल कैसे निकालेंगे? रिपल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले ये करंट और वोल्टेजेस के ग्राफ बनाने पड़ते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ड्यूरेशन को विद द रेट ऑफ चेंज, इसका जो स्लोप है उसके साथ, और हमें रिपल 2 टाइम्स ऑफ रिपल मिल जाता है। यही हम टेक्निक करते थे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा स्ट्रेट है, तो इसमें हम क्या रेट ऑफ राइज और फॉल को और फिर उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो रिपल जीरो आएगा, इसलिए वो इसको अभी नहीं छेड़ता। अभी तक हमने ये एनालाइज किया, इसका ग्राफ बनाया, इसका रेट ऑफ चेंज का ग्राफ बनाया, और इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का ग्राफ बनाया, यानी रिपल वोल्टेज यहाँ से निकाली है, रिपल करंट I1 और I2 और I1 इनसे निकाला। आगे क्या करना पड़ता है, जरा आप लोग बताएं, आप में से कोई बताएं, ये ग्राफ बनने के बाद क्या करते हैं हम इसको? जी बोले निकालते हैं। जी, डेल्टा आई, बिल्कुल इसको डेल्टा आई और मल्टीप्लाई, डेल्टा बी निकालते हैं। जी बिल्कुल, इसको हम इसकी चौड़ाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे स्लोप के साथ, वी विल एंड अप विद द हाइट विच इज 2 टाइम्स डेल्टा आई एल। उसको सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास डेल्टा आई एल आ जाएगा। ये देखें उसने डायरेक्ट लिख दिया है कि हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया तो डेल्टा आई वन आ गया। इसी तरह से इसका जो स्लोप है ये वाला, इसको जब हम ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें -v1 -v2 ओवर L2 यहाँ नज़र आएगा आपको, -v1 माइनस, अच्छा ये माइनस गायब क्यों हुआ ये बताएं? यहाँ माइनस था, ये माइनस था, -v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं ना इसको, -v1 प्लस v2 इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वेयर दैट नेगेटिव साइन गोज वेंट अवे, किधर चला गया? यहाँ पर वो नेगेटिव साइन जो होना चाहिए था वो क्यों गायब हो गया? यहाँ एक नेगेटिव साइन होना चाहिए। DTS जी, से मल्टीप्लाई किया है, तो सर ये पॉजिटिव साइकिल साइड पे लिया उन्होंने। तो DTS तो हमारा है ही पॉजिटिव हमेशा, टाइम तो नेगेटिव में है ही नहीं, इसको आप DTS से मल्टीप्लाई करते यही करना है ना। तो ये इस तरह से तो होना तो यूं चाहिए, वाई वी हैव दिस, उसकी रीजन ये है कि हमारा स्लोप नेगेटिव में है ना, दिस नंबर इज मोर नेगेटिव, दिस नंबर इज लेस नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव में से जब लेस नेगेटिव माइनस होगा तो आपका जो रिजल्टेंट है वो ओवरऑल माइनस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ये है -3 पे और ये है -2 पे, तो इसकी हाइट क्या होगी? -3 माइनस -2, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? -1। ऐसे ही होगा ना? क्यों भाई ऐसे ही होगा? यस सर। तो जब हाँ नेगेटिव यस। साइन है
तो इस नेगेटिव साइन का इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्लोप या आपका जो डेल्टा आई एल की वैल्यू आएगी जो मर्जी हो उसके साथ एक नेगेटिव साइन होगा ही होगा। तो वो जब नेगेटिव साइन नेगेटिव इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इसलिए उसको उसने ख़त्म कर दिया और सिर्फ प्लस रह गया। तो स्लोप को देख के हमने करना होता है कि स्लोप राइजिंग है तो कोई मसला नहीं, स्लोप फॉलिंग है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि साइन क्या होना चाहिए। तो इसलिए इसका साइन वो नेगेटिव उड़ गया। इसी तरह डेल्टा वी जो है वो हमारा ये भी नेगेटिव स्लोप के साथ है, ठीक है। और इसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, इसके साथ डी डैश टी एस होगा बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये डेस्टिनेशन लोअर है, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अगेन नेगेटिव साइन आता है तो उस नेगेटिव को यहाँ पे उसने नीचे ये साइन लिख के उसने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया जी, हमने ये 3 चीजें निकाल ली। डेल्टा V1 V2 जो है वो किधर है, उस इक्वेशन को हम नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे भी सही तो डेल्टा V क्या आएगा, विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है, इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर में फ्लो होता हुआ करंट क्या है बताए, कैपेसिटर में फ्लो होता हुआ करंट 0 है। जब कैपेसिटर में फ्लो होता हुआ करंट ही 0 है, ना कैपेसिटर में करंट आ रहा ना कैपेसिटर में करंट जा रहा, इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर में वोल्टेज का चेंज है कि नहीं है। सर नहीं है क्योंकि करंट नहीं 0 है है। जी, करंट 0 है तो कैपेसिटर की वोल्टेज स्टेबल है। जब कैपेसिटर की वोल्टेज स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है। जो वोल्टेज V है, आया 0 है या 10 वोल्ट है 100 वोल्ट है, वट एवर द वोल्टेज इज, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि जो भी वोल्टेज थी उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा, क्योंकि करंट 0 है, ना जा रहा है ना आ रहा है करंट। तो इसका मतलब ये है कि उसका स्लोप क्या होगी, अगर मैं इसकी स्लोप बनाऊं तो इसकी स्लोप है 0। जब 0 स्लोप के साथ DTS मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक आवर कन्वेंशनल मेथड टू फाइंड डेल्टा V2 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। डेल्टा V2 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 0। तो इसलिए उसने ऑथर ने ये स्टेप किया ही नहीं, उसने बताया कि भाई ये तो 0 है। तो इस हमारे करंट केस में, क्योंकि हमारा करंट एनालिसिस मैकेनिज्म जो है उसमें हम रिपल अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं और LC फिल्टर में वो अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं देती, क्योंकि उसमें फिर हम करंट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। उसके लिए थोड़ी सी डीपर एनालिसिस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमारा जो एनालिसिस है वो यहीं पर है कि हमने क्या निकाला, समराइज कर लेते हैं। हमने I1 निकाला, इंडक्टर 1 का करंट, हमने I2 निकाल लिया, हमने और क्या निकाला, V1 निकाल लिया, हमने V2 निकाल लिया। V2 इज आवर आउटपुट बेसिकली एंड I1 इज आवर इनपुट करंट बेसिकली। ये यही है ना I1 हमारा, एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ जी। I1 हमारा इनपुट करंट है विच इज आवर इंटरेस्ट एंड V2 इज आवर अल्टीमेट आउटपुट विच इज आवर, ये इंटरमीडिएट चीज़ें हैं V2 और ये सारी चीज़ें। तो हमारा तो इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के साथ वैसे कंसर्न होता है, लेकिन क्योंकि हमने एनालिसिस किया तो वो सारी चीज़ें निकल आई। फिर हमने डेल्टा इसी के साथ का इसका डेल्टा I1 निकाल लिया, इसके साथ का इसका 1 सही नहीं है, ये अब बना है सही, और इसके साथ डेल्टा I2 निकाल लिया जो कि इंडक्टर 2 का है, और इसके साथ हमने डेल्टा V निकाल लिया V1, और ये अब हमने नहीं किया। ये कॉमन टू बोथ है। इसका डेल्टा V2 कैसे फाइंड करेंगे, ये कॉमन टू बोथ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डेल्टा V2। उसके लिए हमें थोड़ी सी जो अप्रोच है वो डिफरेंट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये LC 2 पोल LC फिल्टर बनाता है। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो इसमें रिपल है वो नज़र नहीं आ रहा, इसमें जो रिपल है वो हमने यहाँ निकाल लिया। इसके एवरेज करंट में जो रिपल है वो ये है, मतलब अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में बनाऊँ तो अगर ये I2 है एवरेज करंट, तो इसमें जो रिपल हल्का हल्का आ रहा है वो ये डेल्टा I2 है। सिमिलरली बाकियों का साथ भी यही केस है, यहाँ I1 आ जाएगा, उसका रिपल ये आ जाएगा। सिमिलरली वोल्टेज V1 का यहाँ V1 आ जाएगा, इधर V1 आ जाएगा, और ये ग्राफ जो है वो ब्लू कलर को आप फोकस करें आप, तो इसके ऊपर जो रिपल है वो डेल्टा V1 आ जाएगा। तो V2 का जो है ना रिपल हम नहीं निकाल सके, और वो रिपल कहता है 0 है, लेकिन एक्चुअली 0 नहीं है। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब तक की आपको कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। वी फाउंड 7 थिंग्स, 8th थिंग जो है ना वो जो रहती है डेल्टा V2, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 3, फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे
और उसमें वैसे आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाना था, बट वी आर वेरी क्लोज। तो बता दें, कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। सर नहीं है एक तो जी जी सर जैसे हमने जब जब सर्किट डायग्राम बनाई है तो आपने कहा कि हम पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दोनों केसेस में एरो चेंज नहीं करते और हम अपनी पोलैरिटी चेंज करके सिर्फ चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाँ हाँ सर अगर जो आज हमने जो पढ़ा है जिस केस में, तो सर हम जब इक्वेशंस लिख रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारी पोलैरिटीज और एरोज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर ग्राफ्स बनाते हुए हम क्यों ये चीज़ कंसिडर कर रहे होते हैं? सर मैं नहीं ये कह रही हूँ कि हमें इक्वेशंस लिखते हुए भी तो कंसिडर करना चाहिए ना कि पोलैरिटीज और एरोज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जी, हमने जो इक्वेशंस लिखी है ना, वो हमने एरोज को देख के लिखी है। सिर्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन आई है ना आपके जहन में, जो मेरा ख्याल है जो अभी आपको बॉदर कर रही होगी, वो I2 और IC1 का आपस में इंटरेक्शन है, ऐसा ही है ना? यस, यस सर, एग्जैक्टली। और कोई ऐसी जगह नहीं आई जिसमें ये प्रॉब्लम हो। असल में इसमें इसमें जो मसला है ना, वो इस वजह से आता है कि हमने जो एरोज लगाए हैं और जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं, वो इधर भी रूल वही फॉलो किया है हमने। IC1 इज इक्वल टू I2, हमने ये रूल फॉलो किया है। यहाँ पर हमने कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई ऐसी चीज नहीं की जो हमने पीछे की हो और उसमें मैंने इस केस में आके चेंज करवा दिया, ऐसा ही है ना? पहले भी यस हमने सर। यही assume किया कि जो एरो होगा उसके साथ जो पोलैरिटी होगी, हमने उसको उसके साथ उसी के साथ एज इज माना है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं, जब इन्वॉल्वमेंट आती है IC की और उसके साथ उसकी सोर्स होने की, फिर हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। यहाँ पर ये एक एक जैसे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमने बना दिया, इक्वल नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, हमने उनको इक्वल लिख दिया, नेगेटिव साइन भी नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको एज अ सोर्स देखते हैं और इसको जब हम V1 के साथ IC1 को देखते हैं, तो फिर हमें इसके साथ नेगेटिव साइन ग्राफिकली बनाना पड़ता है। साइन यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं डाला, आप देखेंगे मैंने यहाँ I2 नहीं डाला, ऑथर ने I2 नहीं डाला यहाँ पर, ये ग्राफ है इसका। यहाँ पर I2 के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि स्टिल वी आर following the same convention that it is positive and it is equal to IC1, it is still equal to IC1, बट ये नेगेटिव साइड में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? इसकी एग्जिस्टेंस इस चीज़ की वजह से है कि हमारा जो सोर्स है बेसिकली, वो उसकी डायरेक्शन उल्टी है, जिसकी वजह से दोनों असल में, ये देखें, एक बात और इसमें मैं आपको ऐड करता चलूं। देखिए, ये एक जानिब है ना, ये भी एक ही जानिब है, तो IC1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। अगर मैं इसकी सोर्स को उल्टा एज्यूम करता हूँ, और एज्यूम क्या, एक्चुअली है ही ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ ना, करंट का ये एरो भी उल्टा है और ये एरो भी उल्टा होना चाहिए, I2 भी उल्टा होना चाहिए ना। तो दोनों साइंस बेसिकली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि आपकी जो, देखिए, अगर आपका एक बैटरी है एंड वी हैव वन रजिस्टर एंड अ सेकंड रजिस्टर, और हमारा प्लस ये है और हमारा माइनस ये है, और हमने करंट डिफाइन किया हुआ है I1 और इसको हमने डिफाइन किया हुआ है I2। तो आप क्या कहेंगे, क्या I1 इज इक्वल टू I2? यस सर। बट एक्चुअली I1 क्या है इस सोर्स के हवाले से देखा जाए तो इज नेगेटिव। करंट इधर से यूं आना चाहिए ना, ऊपर से नीचे आना चाहिए, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। एंड विद दैट लॉजिक, अगर यहाँ आप नेगेटिव साइन लगाती हैं तो फिर इसको भी तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना। विद दैट लॉजिक दैट शुड आल्सो बी नेगेटिव। यस सर। तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन गॉट कैंसल्ड। आप कैसे शो करेंगे कि भाई ये जो आप मैथमेटिकली तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जब आपने ग्राफिकली शो करना है तो ग्राफिकली आपको इन सम वे आपको उसको शो कराना है कि भाई ये आपकी जो ड्राइंग है उस हिसाब से
आपने जो एरोज बनाए उस हिसाब से ये जो एक्चुअल पोलैरिटी है उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है इक्वेशन, बिकॉज हमें I1 की सिम्त ही नहीं पता ना, तो जिसके जिसके साथ हम रेफरेंस बना रहे हैं उसका जो सिम्त I1 की है वही सिम्त I2 की, हमें तो इतना पता है। दो बंदे जा रहे हो कराची, जाना उन्होंने लाहौर हो, तो हम अगर रेफरेंस बना ले एक बंदे को कि वो कराची जा रहा है, एक्चुअली जाना उसे लाहौर था लेकिन उसका मुंह कराची की तरफ किया हुआ है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो भी कराची की तरफ जा रहा है पहले वाला, और दूसरे वाला इस अजम्पशन से कि मैं लाहौर की तरफ जाऊंगा इसके पीछे अगर फॉलो करूंगा, तो दोनों कहाँ पहुंचेंगे? दोनों पहुंचेंगे कराची, लेकिन हम कहेंगे दोनों लाहौर ही जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले वाले को हमने बेस अज्यूम किया हुआ था कि भाई पहले वाला लाहौर जा रहा है तो दूसरे वाला भी उसी के पीछे जा रहा है, तो दोनों लाहौर जा रहे हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट assumption, क्योंकि हमारी पहली assumption गलत थी, दूसरी उसी की तरफ फॉलो करेंगे। अगर हमने टर्न करना है करेक्ट करने के लिए कराची से बचा के उसको लाहौर लेके आना है, तो फिर हमें दूसरे वाले को भी साथ में उसके साथ वही इन्वर्जन लगानी पड़ेगी। तो जब हम इन्वर्जन लगाएंगे तो दोनों के साथ इन्वर्जन अप्लाई हो जाएगी। बट ग्राफिकली हम कैसे शो करेंगे? हम कहेंगे कि भाई उल्टे जा रहे थे, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे, रोड के ऊपर जब हम बनाएंगे तो उसको उल्टा करके बनाएंगे। साइंस के साथ अगर हम देखेंगे तो दोनों एक ही सेंस में जा रहे होंगे। तो आई होप सो कि इसमें इतना ज़्यादा डीप इन करने की ज़रूरत नहीं है। द मोर आई एक्सप्लेन द मोर आई गेस यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इसको इधर तक ही रखें, ठीक है, इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, वो क्या कहते हैं इसको, ईमान ले आए इस पे, ठीक है। आई होप सो कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में बन गई होगी जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। यस सर, समझ आ गया। हो गया। तो बस ये है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ये वाहिद कन्वर्टर है जिसमें ये चीज़ें इस तरह की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आती हैं, जिसको आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें जहन में रखनी भी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें आपको बाय इंट्यूशन और बाय एक्सपीरियंस, बात चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो ये अभी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, कि आप IC का जो ग्राफ है उस हिसाब से ये नेगेटिव में क्यों बना हुआ है, IC1 के ग्राफ में ये चीज़ नेगेटिव में बनी हुई है, उसकी रीज़न क्यों है? क्योंकि बेसिकली है तो ये नेगेटिव में ही बना हुआ ना, देखा जाए तो इट हैज़ अ नेगेटिव वैल्यूज़। तो एक्चुअली ये सही जस्टिफाई कर रहा है कि IC की एक्चुअल डायरेक्शन और जो I2 की डायरेक्शन है वो दे आर नॉट इन सिंक विद ईच अदर। IC को जिस जानिब होना चाहिए I2 उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें आपको जी जी बेटा। तो IC2 हमने 0 एज्यूम किया है, तो इसको हम सर्किट में कैसे 0 करेंगे? इसको हम इस तरह कंसेप्ट कर सकते हैं कि जो मतलब कैपेसिटर है C2 है, वो अगर फुली चार्ज हो जाए तो मतलब वो ओपन सर्किट हो जाता है, तो उसमें से करंट नहीं फ्लो करता, 0 हो जाता जी जी मैं बताता हूँ। देखें आप इस इक्वेशन को देखें ज़रा, इस पर गौर करें। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कहाँ से गुजरता है? है। लोड से V2 लोड से गुजरता है। ये तो कैपेसिटर से नहीं गुजरा ना, ये तो निकाल दें, ये कैपेसिटर से नहीं गुजर रहा, ये लोड से गुजर गया। बकाया बात रही इस I2 की, और ये I2 कैपिटल I2 है, इट इज नॉट स्मॉल I2 विच मीन्स इट इज डीसी है ना ये, और ये मतलब हुआ कि ये कैपेसिटर में से गुजरेगा। अब यही सारा का सारा कैपेसिटर से गुजरेगा। तो जब ये कैपेसिटर से गुजरेगा तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल, लेट्स अज्यूम। तो वही इक्वेशन सेकंड सब इंटरवल में भी वही इक्वेशन है जो फर्स्ट सब इंटरवल में, उसमें भी ये वाला हिस्सा जो है वो जैसे मैंने इसको गिचमिच कर दिया, ये हिस्सा ऐसे ही गायब रहेगा क्योंकि ये तो रजिस्टर में से पास हो रहा है। कैपेसिटर में अगेन सेकंड सब इंटरवल में भी I2 होगा, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल कि आप करंट फीड करी जा रहे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। कैपेसिटर चार्ज बैलेंस जो है वो इसके अंदर वैलिड नहीं रहता, क्योंकि दोनों केसेस में कैपेसिटर के अंदर वो जा रही है, करंट जा रहा है, विच मीन्स दैट द कैपेसिटर C2 हैज एवर राइजिंग वोल्टेज है, क्योंकि वो कांस्टेंट करंट I2 से हमेशा चार्ज हुआ जा रहा है। तो इस वजह से ये जो वो है क्या ले कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया? ठीक है सर। ये अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, थोड़ी सी बात मजीद क्लियर होगी, क्योंकि कैपेसिटर
आपको पता है चेंजेस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी के लिए नहीं होता, डीसी के लिए ओपन सर्किट होता है कैपेसिटर, और एसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। ये चेंजिंग सिग्नल के लिए एक तरह से इम्पीडेंस, लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो कैपेसिटर C1 सिर्फ अपने अंदर से रिपल एब्जॉर्ब करवाएगा और डीसी कंटेंट अपने अंदर से पास नहीं करवाएगा। डीसी कंटेंट रजिस्टर उठा लेगा और रिपल कंटेंट सिर्फ कैपेसिटर से गुजरेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है ना, जो आपकी बूस्ट कन्वर्टर है, इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज ने कांस्टेंट ऑलमोस्ट रहना है। यहाँ पर जो वोल्टेज है बेशक पोलैरिटी उल्टी ही क्यों ना सही, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है ये कांस्टेंट रहेगी ना ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रिपल बीच में आएगा लेकिन कांस्टेंट रहेगी। तो आपको पता है कि जब कैपेसिटर, और ये है भी डीसी करंट, यहाँ से डीसी करंट आ रहा है विद एडिटिव सम रिपल्स बट आ डीसी रहा है। तो जब डीसी करंट आता है तो आपको पता है कि डीसी करंट कैपेसिटर से शुरू में तो पास होता है जब कैपेसिटर शुरू में चार्ज हो रहा होता है, लेकिन जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो फिर उसमें से करंट डीसी नहीं फ्लो होता। पहले जब बिल्कुल स्टार्ट में हम ऑन करेंगे ना सर्किट को, तो करंट एक्चुअली यहाँ से करंट आ रहा है, करंट यहाँ से यूँ जाएगा और यूँ दोनों तरफ जाएगा। कैपेसिटर शुरू में बिल्कुल शॉर्ट सर्किट का बिहेवियर देगा, लेकिन जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया विद द पोलैरिटी लाइक, क्योंकि इन्वर्टेड पोलैरिटी एक्चुअली होती है, तो ये यूँ चार्ज होगा कैपेसिटर, और जब कैपेसिटर चार्ज पूरा हो जाएगा तो फिर ये वाला जो करंट है ना, इधर जाने वाला करंट, वो खत्म हो जाएगा। अब वो सिर्फ करंट ये वाला रह जाएगा, क्योंकि वी आर सेइंग आवर कन्वर्टर इज डीसी टू डीसी, तो इस वजह से सिर्फ रजिस्टर वाला करंट रह जाएगा। बट स्टिल अगर हम रिपल्स को एज्यूम करें विच आर ऑल्टरनेटिंग एंड चेंजिंग थिंग्स, मतलब चेंजिंग थिंग्स मीन चेंजिंग करंट है ना, वो स्टेबल करंट नहीं है, तो वो ऑलवेज इट विल मूव, कभी इन होगा कभी आउट होगा। तो उसके लिए रिपल के लिए ये करंट का पाथ ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। मेन डीसी करंट वो रजिस्टर से पास होगा, बल्कि थोड़ा सा और बारीक जाए तो हल्का सा रिपल कंटेंट इसमें से भी आएगा, बिकॉज रजिस्टर को तो नहीं पता ना कि मैंने रिपल नहीं लेना और दूसरा करंट लेना है, तो हल्का सा रिपल जो इसकी इसमें से ये लो इम्पीडेंस पास दे रहा है रिपल को और एब्जॉर्ब कर रहा है रिपल्स को, लेकिन इसकी इम्पीडेंस भी जीरो तो नहीं है ना, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कुछ ना कुछ इम्पीडेंस है इसकी, फ्यू ओहम्स, और जो कि लो है। तो वो रिपल करंट को तो अपने अंदर से गुजरवा के और उनको एक तरह से ज़ाया करवा रहा है, बट सम लीकेज रिपल ऑल्सो फ्लो थ्रू दिस रजिस्टर। तो अगले लेक्चर में हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। बिगर द कैपेसिटर लेसर विल बी दैट लीकेज एंड मोर स्टेबल आउटपुट यू विल गेट। ठीक है, ये एक इसमें पॉइंट। और कोई बात? चल ठीक हो गया जी, अब इसको लेक्चर को मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और इसको हम खत्म कर